में खड़े हो जाओ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु नरसिंह एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जी हां, दोपहर के 5:05 हो रहे हैं और नॉरसेट वैक्सीनेशन साइट पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिएगा, बिल्कुल बिल्कुल राजूलाल जाल जी भैया आपने याद किया और बिल्कुल हाजिर हो गए। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। अकाल पड़ रहा है ऐसे कह रहे हैं राजूलाल जाल जी। अरे नहीं भैया, अकाल नहीं पड़ेगा जब तक गुरु नरसिंह एकेडमी है। पढ़ाई के मामले में कतई अकाल नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा, इतनी ज्यादा चीजें आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी कि आप कहेंगे वाह सर मजा आ गया। ओके डियर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तनु जी ने, रविंद्र सिंह, सनी कंडेला, पूनम कुलहरी, पप्पू कुमावत, क्या बात है पप्पू बेटा, हाजिर हो गए हैं आप। स्वागत है आपका। बिट्टू चौधरी, अर्चू असवाल, सावी सिंह, अंजना, ज्योति तन्नन, राजेश यादव, दैत्य भक्त भोले का, जुगल पचोरी, कुमारी सीमा जी का स्वागत है। विक्रम मेघवाल, सावी सिंह, सचिन जी ने, गुड इवनिंग एवरीवन, सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। दिलीप सिंह जी, मनीषा जहांगीर, सौरभ पाटिल, कैसे है मनीषा बेटा आप, जुगल पचोरी, विजय लीलवा, भोले का दीवाना, पूनम कुलहरी, जेके राजपूत, डियर गुड इवनिंग बेटा, बहुत कुछ, जसवंत कौर, सभी का, रिट्स शर्मा, काफी दिनों के बाद आए बेटा आप, नीतू कुमारी, विजय लीलवा जी, स्नेहा राजा, सभी का हार्दिक स्वागत है बेटा जी। चलेगा, स्टार्ट करते हैं नॉरसेट वैक्सीन के इस सेशन को। ओके डियर, आसिफ हुसैन, मौज तो वैसे भी करवा दी सर जी आपने हमारी। बिल्कुल आसिफ हुसैन, याद रखिएगा बेटा, जुड़े रहिए, अभी बहुत कुछ चीजें बाकी है, अभी बहुत कुछ अच्छी चीजें और बाकी है बेटा जी। चलेगा, अभी 3 स्टार ही लॉन्च हुए हैं, 2 स्टार पेंडिंग है अभी भी, वो सबसे जबरदस्त आइटम होने वाले हैं। ओके डियर, चलेगा, स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को ऑफलाइन कोचिंग में आप आपके जूनियर्स को, आपके फ्रेंड्स को जो सही में पढ़ना चाहते हैं, एक एक कंसेप्ट को पढ़ना चाहते हैं, केवल एक बार पढ़ना चाहते हैं। एक होता है कि इस बार यहां से कोचिंग, अगली बार वहां से कोचिंग, उसके बाद वहां से कोचिंग, ऐसा नहीं। जो सिंगल टाइम, वन एंड लास्ट सिंगल टाइम कोचिंग करना चाहते हैं, बेहतरीन जगह से करना चाहते हैं, मेरी सलाह है कि आप उन्हें गुरु नरसिंह एकेडमी का दरवाजा दिखा सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। चलिए बेटा जी, वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश। सर कल की क्लास नहीं हुई तो मोटिवेशन कम हो गया सर, सचिन जी कह रहे हैं। बेटा कल संडे था डियर, कल संडे था। चलेगा, ओके। 20 नॉरसेट वैक्सीन फर्स्ट सेशन एपिसोड 29 मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के क्वेश्चन रन कर रहे थे। आज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा बेटा जी। सर कर दीजिए स्टार्ट। बिल्कुल पूजा टोप जी ने, बहुत जल्दी करेंगे बेटा जी, लेकिन अभी इस पे फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, रीड आउट कीजिएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले लास्ट लाइन से एनक्लेक्स को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका कि आप लास्ट लाइन से फोकस करें। विच एक्शन शुड द नर्स टेक टू सेफ्टी पोजीशन ऑफ द क्लाइंट, कि क्लाइंट की सेफ्टी के लिए नर्स कौन सा एक्शन उठाएगी, और पेशेंट कौन सा, ये देखिएगा। द नर्स रिसीव्स ए क्लाइंट फ्रॉम पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट, PACU। जी हां, जैसे ही सर्जरी होती है, सर्जरी के तुरंत बाद पेशेंट को किसमें भेजा जाता है, अरे पाकू में भेजा जाता है, पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट में भेजा जाता है। उसके बाद वहां पेशेंट कैसा हो जाता है, कॉशियस हो जाता है। कॉशियस होने के बाद पेशेंट को पोस्ट सर्जिकल वार्ड में भेजा जाता है। यह कंसेप्ट याद रखेगा। पहले पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट में, वहां कॉशियस हो जाएगा, सारे वाइटल स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबिलिटी के बाद उसको वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। तो सर्जरी ओटी से इसमें नहीं भेजा रहा है, यहां से यहां भेजा जा रहा है। सेकंड स्टेप किया जा रहा है पेशेंट का। और पेशेंट किसका है बेटा जी, अबाउ द नी एम्पुटेशन का पेशेंट है। नी एम्पुटेशन का पेशेंट है, तो बताइएगा कौन सी पोजीशन दी जाएगी। 4 ऑप्शन है आपके सामने, फटाफट बोलेगा।
एलिवेट द फुट ऑफ द हैव बेड, बेड के लेग्स एंड को एलिवेट कर दीजिएगा। चलेगा सर, हमें भी लगता है अब पहले ही जीएनए का पता हो जाता तब तक हमें भी नॉर्थ सेट मिला होता। बिल्कुल रिट शर्मा बेटा मेहनत कीजिएगा, अभी भी नॉर्थ सेट आपका है, चिंता ना करें। सेकंड, पुट द बेड इन रिवर्स टडलबर्ग, पेशेंट को रिवर्स टडलबर्ग पोजीशन दे दीजिएगा। पोजीशन द रेजिडुअल लिम्ब फ्लैट ऑन द बेड, बेड पे फ्लैट पोजीशन में लेटाइएगा। और लास्ट में कीप द रेजिडुअल लिम्ब फ्लैट, रेजिडुअल लिम्ब को फ्लैट रखिएगा विथ क्लाइंट लाइंग ऑन द ऑपरेटिव साइड, क्लाइंट को ऑपरेटिव साइड की तरफ मोड़ के। जवाब दीजिएगा कि ए होगा, ए होगा। गुड इवनिंग बेटा जी, रवि जहांगीर ए कह रहे हैं, जेएल यादव कह रहे हैं कि बी होगा, रिवर्स टडलबर्ग पोजीशन में रखने का कह रहे हैं, यानी बिल्कुल चलिएगा। क्या बात है भैया, पूरी पेशेंट शॉक में नहीं है, पेशेंट के ब्रेन को सप्लाई हो रही है, ब्लड सप्लाई का कोई इश्यू नहीं है जो रिवर्स टडलबर्ग में रखेंगे आप, चलेगा। प्रॉब्लम किसकी आ रही है, प्रॉब्लम किसकी आ रही है बताइएगा। दिवराला कह रहे ए होगा। रविंदर सिंह जी डी के फेवर में भी है कि कीप द रेजिडुअल लिम्फ फ्लैट विथ द क्लाइंट लाइंग ऑन द ऑपरेटेड साइड, ऑपरेटेड साइड पे नहीं रखना होता है बेटा जी, चलेगा। राइट आंसर शेयर कर देता हूं, जी हां, द राइट आंसर इज ए, द राइट आंसर इज ए, एलिवेट द फुट ऑफ द बेड, बेड के फुट एंड को एलिवेट करके रखिएगा। एक चीज आपको सभी को पता है, एक चीज आप सभी को पता है बेटा जी, कि जब भी कोई भी सर्जरी होती है, जब कोई भी सर्जरी होती है बेटा जी, हमेशा याद रखिएगा, वेन एवर देयर इज सर्जरी, जब कोई भी सर्जरी होगी, जब कोई भी ट्रॉमा होगा, सर्जरी होगी या सर्जरी के साथ ट्रोमा होगा, तो पेशेंट के उस एक्सट्रीमिटी को क्या करना, रखना पड़ता है बेटा जी, एलिवेट करके रखना पड़ता है। कितनी देर तक एलिवेट करके रखना है, 24 से 48 आवर्स तक एलिवेट करके रखना है। और क्यों रखना होता है, टू प्रिवेंट एडिमा, जी हां, टू प्रिवेंट एडिमा, एडिमा को रोकने के लिए उस जगह को एलिवेट करके रखना पड़ता है बेटा जी, क्लियर है। कितनी देर, 24 से 48 घंटे। अरे सर्जरी हुई, जी हां हो गई सर, सर्जरी के बाद पेशेंट को पीएसयू में रखा था, पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट में रखा था, कितनी देर रखा होगा, अरे ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 घंटे रखा होगा, दैट्स इट। 6 से 8 घंटे के बाद उसे वार्ड में भेजा गया है, यानी 8 घंटे बाद वार्ड में आ गया, लेकिन अगले 2 दिन तक उस जगह को एलिवेट रखे जाएगा। जी हां, 2 दिनों तक 24 से 48 तक उसको एलिवेट रखा जाएगा, टू प्रिवेंट एडिमा, एडिमा को रोकने के लिए। सो योर राइट आंसर इज ए। ये देखिएगा बेटा जी, ट्रेडलबर्ग होता तो मानता, ये कौन सी पोजीशन दे दी गई है, रिवर्स ट्रेडलबर्ग दे दी गई है, ट्रेडलबर्ग नहीं है, रिवर्स ट्रेडलबर्ग दे दी गई है। यहां लिंब कैसा है, फ्लैट पोजीशन है, नहीं फ्लैट नहीं देना है। यहां पे भी लिंब को कौन सी पोजीशन में रखा गया है, फ्लैट पोजीशन में रखा गया, नहीं भैया, लिंब को फ्लैट पोजीशन में नहीं रखना है। 24 से 48। चंद्रशेखर शर्मा जी कह रहे सर मेरे कमेंट शो नहीं हो रहे, बेटा हो रहे हैं, तभी तो मैंने आपको पढ़ा है, आपके हो रहे हैं चंद्रशेखर जी, तभी मैं आपको रीड कर पा रहा हूं, चलेगा। ओके डियर, वीना कचोरा 34 से 48, ओके डियर, थोड़ा करेक्ट कीजिएगा, 24 से 48 होगा, 24 से 48 होगा बेटा जी, चलेगा। तो होप सो कंसेप्ट क्लियर हो गया। बस हल्का सा हम ये भी क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट इज एम्पुटेशन। देखिएगा, हल्की सी मैं जानकारी दे देता हूं आपको एम्पुटेशन के बारे में कि व्हाट इज एम्पुटेशन। अगर पेशेंट को याद रखिएगा बेटा जी, एम्पुटेशन क्या होता है, अगर बॉडी का कोई पार्ट, अगर कोई बॉडी का पार्ट बॉडी से सेपरेट कर दिया जाए, जी हां, इफ देयर इज सेपरेशन ऑफ एनी बॉडी पार्ट, सेपरेशन ऑफ एनी बॉडी पार्ट, बॉडी के किसी पार्ट को अगर सेपरेट कर दिया जाए, और वो बॉडी का पार्ट स्पेशली क्या होता है बेटा जी, वो बॉडी का पार्ट स्पेशली होता है एक्सट्रीमिटीज, हाथ और पांव। अगर हाथ और पांव में से कोई चीज बॉडी से सेपरेट हो जाती है, अलग कर दी जाती है, तो उसे किस नाम से जानते हैं, बिल्कुल शौक में ट्रेडलबर्ग देते हैं, बिल्कुल सही है भैया, तो उसे किस नाम से जानते हैं, उसे जाना जाता है एम्पुटेशन के नाम से। एम्पुटेशन में बेसिकली 2 ज्यादा जरूरी चीजें देखिएगा कि 2 कारण बहुत होते हैं एम्पुटेशन के। एक कारण होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, एक होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, और एक सबसे दूसरा बड़ा कारण होता है पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, जी हां पीवीडी, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम्स, जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस आती है, एथेरोस्क्लेरोसिस आती है, डियर याद रखिएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस,
जब भी पेशेंट को पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज होती है तो याद रखिएगा इसका मतलब मोस्ट कॉमनली लोअर लिम्ब का एम्पुटेशन किया जाएगा। कोई आपसे पूछे कि लोअर लिम्ब एम्पुटेशन का मोस्ट कॉमन कोज क्या होगा, लोअर लिम्ब एम्पुटेशन का मोस्ट कॉमन कोज क्या होगा, तो जवाब होगा पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज। पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ लोअर लिम्ब एम्पुटेशन। और यहीं अगर आपसे पूछा जाए कि अपर लिम्ब का, अपर लिम्ब एम्पुटेशन का, जी हां, हाथ कट जाना, अंगुली कट जाना, अंगूठा कट जाना, उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि अपर लिम्ब एम्पुटेशन का मोस्ट कॉमन कोज क्या होगा बेटा जी, दैट विल बी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अपर लिम्ब का मोस्ट कॉमन कोज है और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज लोअर लिम्ब का मोस्ट कॉमन कोज है। बिल्कुल सही है बेटा जी, कभी भी इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा। एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ साथ गैंग्रीन वगैरह भी लिख दीजिएगा, डायबिटीज भी लिख दीजिएगा, ये सारे कोज होते हैं बेटा जी। लेकिन मोस्ट कॉमन कोज पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है, ये सारे उसके एग्जांपल्स आगे उसके कोजेस हो सकते हैं। अगला देखिएगा, अगर आपसे टाइप्स पूछा जाए बेटा जी, सारा हम एम्पुटेशन के बजट बुलाने वाले हैं। अगर एम्पुटेशन के टाइप्स पूछे तो लोकेशन के बेस पे देखिएगा, ये ऊपर वाली बोन आ गई बेटा जी, बिल्कुल आ गई। ये नीचे वाली बोन आ गई सर, ये दूसरी बोन आ गई, बिल्कुल सही है। ये नीचे से बोन आ गई और यहां पे पटेला आ गई, ये जॉइंट बन गया। सपोज कीजिएगा कि ये कौन सा जॉइंट है, इमेजिन कीजिएगा कि ये नी जॉइंट है, इमेजिन कीजिएगा बेटा जी नी जॉइंट है। इधर देखिएगा, तीन तरह के एम्पुटेशन होते हैं, एम्पुटेशन तीन तरह के होते हैं लोकेशन के बेस पे। बेसिकली अगर आप किसी जॉइंट के ऊपर से डैमेज कर देते हो तो उसे कहा जाता है अबाउ जॉइंट एम्पुटेशन। दिस इज नॉन एज अबाउ जॉइंट एम्पुटेशन। किसी जॉइंट के ऊपर से एम्पुटेट करना अबाउ जॉइंट एम्पुटेशन कहलाएगा। जॉइंट के नीचे नीचे से काट के फेंकना बिलो जॉइंट एम्पुटेशन कहलाएगा, बिलो जॉइंट एम्पुटेशन कहलाएगा। और जॉइंट में से काट के फेंक देना क्या कहलाएगा, डिसआर्टिकुलेशन कहलाएगा। जी हां, डिसआर्टिकुलेशन, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। जॉइंट में से काट के फेंक देना डिसआर्टिकुलेशन। जैसे नी जॉइंट में से काट दिया तो नी डिसआर्टिकुलेशन, एल्बो डिसआर्टिकुलेशन, इंटरफेलेंजियल जॉइंट डिसआर्टिकुलेशन, बिल्कुल चलेगा। सर आरटीए में लोअर लिम्ब भी तो होता है, बिल्कुल होता है प्रीतम जी, लेकिन मैंने मोस्ट कॉमन बताया बेटा, मैंने मोस्ट कॉमन कारण बताया, मैंने केवल कारण नहीं बताया। कुछ भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, लेकिन प्रीतम मोस्ट कॉमन पूछा बेटा। थोड़ा वर्ड्स पे फोकस करें, चलेगा। छोटी छोटी चीजें ऐसे ना करें, वर्ड्स पे फोकस करें, एक एक चीज को गौर से सुने। ओके डियर, चलेगा बिल्कुल। तो हमेशा याद रखिएगा, अबाउ जॉइंट हो गया, बिलो जॉइंट हो गया, थ्रू जॉइंट। जॉइंट के थ्रू होने वाले एम्पुटेशन को डिसआर्टिकुलेशन कहा जाता है। अब देखिएगा, सर्जरी के बेस पे अगर आपसे देखा जाए, अगर एम्पुटेशन किसी पार्ट को काट के फेंक दिया गया है, काट के फेंक दिया गया है, तो दो टाइप का एम्पुटेशन होता है सर्जरी के बेस पे। एक होता है ओपन एम्पुटेशन और एक होता है क्लोज्ड एम्पुटेशन। क्लोज एम्पुटेशन में क्या होगा देखिएगा, सपोज कीजिएगा कि ये पेशेंट का लेग है। जी हां, ये पेशेंट का, सपोज कीजिएगा कि ये पेशेंट का लेग है। इमेजिन कीजिएगा कि ये पेशेंट का, सपोज कीजिएगा बेटा जी लेग है और आपको लेग का एम्पुटेशन करना है। तो आपने क्या किया, इस लेग का नीचे वाले लेग को सेपरेट कर दिया, साइड में सेपरेट कर दिया, इस स्किन को पीछे की तरफ फोल्ड कर दिया, इस स्किन के पार्ट को पीछे की तरफ फोल्ड कर दिया बेटा जी। चलिए कर देते हैं, इस स्किन के इस पार्ट को, जी हां, इस स्किन के पार्ट को पीछे की तरफ फोल्ड कर दिया और सुचरिंग कर दी। मान लीजिए, ये लीजिए सुचरिंग कर दी, तुरंत सुचरिंग कर दी, इमीडिएट क्लोजिंग। अगर एम्पुटेट करने के बाद बाकी हिस्से पार्ट को स्किन फ्लैप से, बाकी बचे हुए पार्ट को स्किन फ्लैप से इमीडिएट क्लोज कर दिया जाता है, तो उसे कौन सा एम्पुटेशन कहते हैं, क्लोज्ड एम्पुटेशन कहते हैं। तुरंत, बिल्कुल सर। एंटीरियर पार्ट लार्ज होता है या पोस्टीरियर, अलग अलग होते हैं बेटा जी, अलग केस में अलग अलग होते हैं, चलेगा। ओके डियर, बाकी पोस्टीरियर, मोस्ट कॉमनली पोस्टीरियर लिया जाता है, मैक्सिमम केसेस में पोस्टीरियर लिया जाता है, ताकि पोस्टीरियर से आगे जाके सुचरिंग आगे हो जाए। सुचर्स आगे हो यानी सुचर साइट आसानी से पेशेंट को विजिबल हो जाए। पीछे सुचर करेंगे तो हर किसी को विजिबल नहीं होगी, आगे हर किसी को विजिबल होगी। वो बार बार पेशेंट सुपाइन में लेटेगा तो कंप्रेस नहीं होगी। मोस्ट कॉमनली पोस्टीरियर फ्लैप काम में लिया जाता है। बाकी लेने को तो एंटीरियर भी लेते हैं बहुत सारे। सपोज पोस्टीरियर फ्लैप सड़ा गला है तो क्या करोगे सर, तो एंटीरियर लेंगे। लेकिन मोस्ट कॉमनली कौन सा फ्लैप काम में लिया जाएगा, स्किन का पोस्टीरियर फ्लैप काम में लिया जाएगा। पीछे स्किन छोड़ दी जाएगी, बाकी हिस्से को काट दिया जाएगा, स्किन लंबी छोड़ के और आगे की तरफ ले जाके
सुचरिंग कर दी जाएगी, बिल्कुल। और दूसरा कंसेप्ट, बहुत सारी चीजें होती है बेटा जी, कितनी रीजन बताएं, पेशेंट को आसानी से विजिबल हो सकता है। दूसरा, पेशेंट सुचर्स आगे रहेंगे तो वो कंप्रेस नहीं होंगे। तीसरा, पीछे की तरफ ब्लड वेसल्स, जी हां, पीछे की तरफ ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है बजाय आगे के। पोस्टीरियर साइड में ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, पोस्टीरियर साइड में विजिबिलिटी नहीं होती है, इसलिए उसको आगे की तरफ लगाना ज्यादा सही होता है। बिल्कुल, चलिएगा, क्या बात है भैया ज्योति टंडन, पोस्टीरियर लार्ज, बिल्कुल भैया, ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम, ये क्वेश्चन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, इसलिए वहां फोकस नहीं किया जा रहा। ओपन क्या होता है देखिएगा, ओपन में पेशेंट की सुचरिंग की जाएगी, ओपन में पेशेंट की सुचरिंग की जाएगी और सुचर्ड साइड को खाली छोड़ दिया जाएगा। जी हां, सुचर्ड साइड को ओपन छोड़ दिया जाएगा, ओपन छोड़ दिया जाएगा। ऐसे कब होता है, इफ इंफेक्शन प्रेजेंट, अगर वहां पे इंफेक्शन मौजूद होता और आपने एम्पुटेशन किया है, अगर एम्पुटेशन से पहले इंफेक्शन था तो काटने के बाद पहले उस इंफेक्शन को ठीक किया जाएगा और इंफेक्शन को ठीक करने के कुछ दिनों बाद जब इंफेक्शन ठीक हो जाएगा उसके बाद क्लोज किया जाएगा, उसके बाद क्लोज किया जाएगा। और बाद में किए जाने वाली सर्जरी को गुलिटॉन कहा जाता है। जी हां, गुलोटाइन या गुलिटाइन सर्जरी कहा जाता है, बिल्कुल। गुलोटाइन सर्जरी वो सर्जरी होती है जो ओपन में इंफेक्शन को पहले कई दिनों तक इंफेक्शन को ठीक करो, एक बार इंफेक्शन ठीक हो जाएगा फिर स्किन फ्लैप से जो कवर करते हैं, तो सेकेंडरी स्किन फ्लैप बाद में जो लगाते हैं उसे गुलोटाइन सर्जरी कहा जाता है, बिल्कुल। चलेगा, क्या बात है। साइम एम्पुटेशन के बारे में बता दीजिए जुगल पचौरी जी बेटा। एंकल जॉइंट से एंकल की हील बोन को छोड़ते हुए जो एम्पुटेशन किया जाता है उससे साइम एम्पुटेशन कहते हैं बेटा। जुगल पचौरी जी, एंकल जॉइंट से पैर को काट देना, जी हां, एंकल से नीचे वाले फुट को काट देना, हील को प्रिजर्व करके रखना ताकि पेशेंट को थोड़ी आसानी हो चलने में, उसे साइम एम्पुटेशन कहा जाता है। चलेगा, वेरी गुड। तो समझ में आ गया होगा कि ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है। तुरंत क्लोज कर देना, क्लोज होता है कुछ दिनों बाद क्लोज करना। ओपन होता है दूसरी सर्जरी, उसमें कौन सी करते हैं, गुलोटाइन सर्जरी की जाती है बेटा जी। चलेगा, और जब भी एम्पुटेशन का क्वेश्चन आएगा, इधर देखिएगा, जब भी एम्पुटेशन का क्वेश्चन आएगा तो एक चीज, दो चीजें आपसे हद से ज्यादा पूछी जाएगी। एक तो आएगा बेटा जी फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर, एक तो कॉम्प्लिकेशन क्या आएगा, फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर। पैर काटने के बाद बंदा इस पोजीशन में पड़ा रहेगा, पैर काटने के बाद बंदा इस पोजीशन में पड़ा रहेगा। जी हां, अपने पैर को यूं फ्लेक्स करके रखेगा। आपने यहां से नीचे का काट दिया, ये दूसरा वाला पैर है, दूसरा वाला पैर तो लंबा पड़ा है, याद रखेगा। इस पोजीशन में पेशेंट लेटा रहेगा, लेटरल पोजीशन में। कटे हुए पैर को फ्लेक्स रखेगा बेटा जी, हिप से फ्लेक्स रखेगा, इस वजह से फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स पैदा हो जाएंगे। और दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है फैंटम लिम्ब। फैंटम लिम्ब होता है बेटा जी, याद रखेगा। फैंटम लिम्ब क्या होता है देखिएगा, फैंटम लिम्ब का मतलब होता है सूडो लिम्ब। पैर है ही नहीं, फिर भी पैर की फीलिंग होना, पैर तो काट के फेंक दिया फिर भी लग रहा है कि मेरे को दर्द हो रहा है, इस चीज को फैंटम लिम्ब कहा जाता है। तो दो प्रॉब्लम्स होगी बिल्कुल जी, एक होगी फैंटम लिम्ब की और दूसरी होगी फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स की। कैसे रोक सकते हैं, फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर में कैसे रोक सकते हैं, दोनों ही केस में क्या करना है, पेशेंट को प्रोन पोजीशन देनी है, प्रोन पोजीशन देनी है बेटा जी, दिन में कम से कम 30 मिनट तक। जी हां, आधे घंटे तक, आधे घंटे करके 2 घंटे तक, 30 मिनट्स टू 2 आवर्स तक पेशेंट को दिन में कौन सी पोजीशन देनी है, प्रोन पोजीशन देनी है। प्रोन पोजीशन देने से क्या हो जाएगा, ये इसको मुंह के बल लेटाओगे तो ये पैर सीधा हो जाएगा, और सीधा हो जाएगा यानी फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शन डेवलप नहीं होगा। और सीधा लेटाने के बाद अपने पैरों को बेड में दबाएगा तो बाकी सारी जगह से तो नर्व सेंसेशन जाएंगे, कटे हुए पैर के आगे से नर्व सेंसेशन नहीं जाएंगे, तो पेशेंट के ब्रेन को पता चल जाएगा कि हां सच में पैर को काट दिया गया है और फैंटम लिम्ब की दुविधा दूर हो जाएगी। सर, वेसल को क्लोज करने के लिए लाइगेशन किया जाता है बेटा जी, वेसल्स को क्लोज करने के लिए लाइगेशन किया जाएगा, उसे उल्टा घुमा के लाइगेट कर दिया जाता है, उल्टा घुमा के लाइगेट कर दिया जाता है। चलेगा, कॉर्टराइज भी किया जाता है, लाइगेशन भी किया जाता है, प्रोन पोजीशन दी जाती है, बिल्कुल सही कहा। और इसके लिए ड्रग कौन सी दी जाएगी वो देखिएगा, फैंटम लिम्ब के लिए ड्रग दी जाएगी बेटा जी कार्बामाजिपिन। जी हां, कार्बामाजिपिन ड्रग दी जाएगी, कार्बामाजिपिन ड्रग दी जाएगी। एंटी सीजर ड्रग दी जाती है, इससे होने वाले झूठे दर्द को दूर करने के लिए कार्बामाजिपिन दी जाती है।
कार्बामाजिपिन एंटी सीजर ड्रग्स इज गिवन, बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया जी, चलेगा। शाबाश। घोस्ट पेन बोला जाता है, बिल्कुल सही कहा। फैंटम लिम, सूडो लिम, घोस्ट लिम इस नाम से जाना जाता है, झूठा ही पैर फील होता है, चलेगा। शाबाश। अब इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिया होगा आपने, एम्पुटेशन का ताना बाना समझ लिया हमने कि एम्पुटेशन में क्या होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा बेटा जी, चलिए शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थैंक यू जयंत भाई। पहले प्रोपेनॉल देंगे भैया, ऐसा कुछ नहीं है जुगल जी, ऐसा कुछ नहीं है डियर। आप चाहे तो पहले कार्बामाजिपिन दें, आप चाहे तो बाद में कार्बामाजिपिन दें, प्रोपेनॉल दें, इनमें कोई फिक्स नहीं है। क्लियर है बेटा जी। कुछ पेशेंट होते हैं जो प्रोपेनॉल को सपोर्ट करते हैं, कुछ होते हैं जो कार्बामाजिपिन को करते हैं। आप अल्टरनेट दोनों ट्राई करके देखिएगा, अल्टरनेट दोनों ट्राई करके देखिएगा। ओके डियर, दोनों ही दे सकते हैं, पहले बात जैसा नहीं है कुछ बेटा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, द नर्स हैज ए प्रिस्क्रिप्शन टू गेट द क्लाइंट आउट ऑफ बेड। नर्स को एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया है टू गेट द क्लाइंट आउट ऑफ द बेड टू ए चेयर, कि पेशेंट को आउट ऑफ द बेड टू ए चेयर, यानी बिस्तर से बाहर निकालना है और किस पे बिठाना है, चेयर पे बिठाना है। ठीक है, बिठा देंगे। ऑन द फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे, देखिएगा सर्जरी हुए अभी केवल कितने दिन हुए हैं, एक ही दिन हुआ है। याद रखिएगा सर्जरी वाला दिन कौन सा होता है, सर्जरी वाला दिन होता है डे 0, और उसके बाद वाला दिन कौन सा दिन कहलाएगा, फर्स्ट डे कहलाएगा। सर्जरी वाले दिन को डे 0 कहा जाता है और उसके बाद वाले दिन को फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे कहा जाता है। तो पेशेंट को हम क्या कर रहे हैं भैया जी, फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे को चेयर से निकाल के, बेड से निकाल के चेयर पे बिठाया जा रहा है। अरे सर्जरी कौन सी हुई है, टोटल नी रिप्लेसमेंट हुई है, सर्जरी हुई है डियर, टोटल नी रिप्लेसमेंट, बिल्कुल सही है, टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है। विच एक्शन शुड द नर्स प्लान टू डू टू प्रोटेक्ट द नी जॉइंट, नया नी जॉइंट लगाया गया, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए नर्स को क्या एक्शन उठाना पड़ेगा, चलेगा। ऑप्शंस आपके सामने, हियर वी गो, 4 ऑप्शन है आपके सामने, जवाब दीजिएगा कि कौन सा एक्शन किया जाएगा इस नए नी जॉइंट को मेंटेन करने के लिए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है देखिएगा, अप्लाई ए कंप्रेशन ड्रेसिंग एंड पुट आइस ऑन द नी व्हाइल सिटिंग, इस नए जॉइंट पे कंप्रेशन ड्रेसिंग लगाइए और जो नया घुटना लगाया है उस पे बर्फ लगाइएगा। ऑप्टेन ए वॉकर, एक वॉकर लीजिएगा जिससे पेशेंट अपनी वेट बियरिंग को कम सके पैर पे, और उसे चलवाइएगा, यानी एम्बुलेशन करने के लिए कह रहा है। अफेक्टेड डे पे पहले दिन उसे एम्बुलेशन करवाइएगा, पहले दिन घुटने पे बर्फ लगाइएगा। पेशेंट को क्या कह रहा है कि पेशेंट को उठा के चेयर में बिठा दो, लिविंग द कंटिन्यूअस पेसिंग मोशन इन प्लेस, लेकिन उसके पैर में क्या जुड़ी हुई होनी चाहिए, सीपीएम मशीन जुड़ी हुई ही होनी चाहिए। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि पैर पे एक नी इमोबिलाइजर लगाओ और उसके बाद पेशेंट को चेयर पे बिठाओ और लेग को एलिवेट करो। जवाब दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। क्या बात है भैया, छा गए, धड़ाधड़। मैंने ऑप्शन नहीं पढ़े उससे पहले तो आपने जवाब दे दिए, शाबाश, चीता हूं, क्या बात है। बिल्कुल भावनाओं को समझ गए आप कि सर्जरी हुई है और सर्जरी के 24 से 48 घंटे तक, जी हां 24 से 48 घंटे तक वो नी कैसा रहना चाहिए, एलिवेटेड रहना चाहिए। इधर देखिएगा यहां क्या लिखा है कि एलिवेट करके रखो, आपने वर्ड पकड़ लिया एलिवेट करने का, बिल्कुल सही जवाब दे दिया। द राइट आंसर इज डी, राइट आंसर डी होगा भैया, ए नहीं होगा। ए क्यों नहीं होगा ये भी बताऊंगा, राइट आंसर डी होगा। ए क्यों नहीं होगा वो भी शेयर करता हूं, देखिएगा। पहले हल्की सी हम बात कर लेते हैं। हमने कहा था कल की में कि जो जॉइंट सर्जरीज होती है, जो जॉइंट सर्जरीज होती है बेटा जी, जॉइंट सर्जरीज कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। एक जिसमें जॉइंट को काट के फ्यूज कर देते हैं, एक वो जिसमें जॉइंट को काट के आपस में फ्यूज कर देते हैं, ऑर्थ्रोडेसिस जिसमें जॉइंट को फालतू चीजों को काट दिया जाता है और इसके बाद जॉइंट को फिक्स कर दिया जाता है, इमूवेबल कर दिया जाता है, उसे आर्थ्रोडेसिस कहते हैं। एक होती है बेटा जी आर्थ्रोप्लास्टी। आर्थ्रोप्लास्टी का मतलब क्या होता है, आर्थ्रोप्लास्टी का मतलब होता है जॉइंट रिप्लेसमेंट। जी हां, जॉइंट रिप्लेसमेंट को आर्थ्रोप्लास्टी कहते हैं। अरे नकली जॉइंट लगा देना, यानी हम प्रोस्थेटिक जॉइंट की बात कर रहे हैं। प्रोस्थेटिक जॉइंट, एक जॉइंट में किसी नकली जॉइंट को असली जॉइंट को काट के फेंकना और उसकी जगह नकली जॉइंट लगाना क्या कहलाता है, आर्थ्रोप्लास्टी कहलाता है। बिल्कुल सही कहा, आर्थ्रोप्लास्टी कहलाएगा, यानी फॉल्स जॉइंट लगा, मेटेलिक जॉइंट लगाना, प्रोस्थेटिक जॉइंट लगाना आर्थ्रोप्लास्टी कहलाता है। अब एक क्वेश्चन देखिएगा बेटा जी, एक क्वेश्चन देखिएगा, मेरे को जवाब दीजिएगा कि ये एक पेशेंट है, ये इसकी हिप बोन थी, ये इस पेशेंट की हिप बोन थी बेटा जी, ये हिप बोन थी
और ये पेशेंट का क्या था, ये पेशेंट की फीमर थी, ये पेशेंट की फीमर थी बेटा जी, ये फीमर थी और ये फीमर बोन हो गई और ये पेशेंट की हिप बोन हो गई थी। अचानक पेशेंट के यहां से, जी हां, फीमर की नेक टूट गई। सपोज कीजिएगा फीमर की क्या टूट गई, नेक टूट गई। तो आपने क्या सर्जरी की बेटा जी, फीमर की नेक टूट गई तो आपने इस फीमर की नेक वाले हिस्से को हटा दिया और उसकी जगह फीमर की नेक वाले हिस्से पे आपने दूसरा नकली मेटेलिक इंप्लांट लगा दिया। जी हां, नकली मेटल लगा दिया, ये लीजिएगा, नकली हेड लगा दिया, नकली नेक लगा दी। ये कौन सी सर्जरी हुई, फटाफट बोलेगा। इस सर्जरी का नाम क्या बोलेगा, फीमर की नेक टूट गई थी तो फीमर के नेक और हेड को हटा के उसकी जगह दूसरा आर्टिफिशियल नेक एंड हेड लगाना। ये कौन सी सर्जरी हुई, जवाब दीजिएगा, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। आर्थ्रोस्कोपी हुई, नहीं आर्थ्रोस्कोपी नहीं हुई है, बिल्कुल नी रिप्लेसमेंट नहीं है भैया, फीमर की बात हो रही है। ये हिप जॉइंट की बात कर रहा हूं, हिप जॉइंट की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट हिप जॉइंट है। ये कौन सी बोन है सर, ये पेल्विक बोन है, बिल्कुल सही कहा, इनोमिनेट बोन है, ये पेल्विक बोन है। और ये कौन सी बोन थी, ये फीमर बोन थी। इस सर्जरी का नाम बताइएगा कि सर्जरी का नाम क्या होगा, आर्थ्रोप्लास्टी, 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 आर्थ्रोप्लास्टी। बिल्कुल सही जा रहे भैया, क्या बात है, दिस इज आर्थ्रोप्लास्टी। लेकिन थोड़ा सा मुझे ज्यादा अच्छा जवाब चाहिए था आपसे, इसलिए क्वेश्चन पूछा था। दिस इज आर्थ्रोप्लास्टी, बिल्कुल सही कहा, दिस इज आर्थ्रोप्लास्टी। लेकिन एक चीज बताइएगा मेरे को, एक चीज बताइएगा, एक जॉइंट एक बोन से मिलके बनता है या दो बोन से मिलके बनता है? सर दो बोन से मिलने से जॉइंट बनता है। ये ऊपर वाली बोन होगी, जी हां, ये नीचे वाली बोन होगी, जी हां। अगर मैं केवल नीचे वाले, देखिएगा एक सर्जरी क्या होगी जिसमें ऊपर वाले की जगह दूसरा प्लांट लगा दिया, नीचे वाले की जगह दूसरा मेटल लगा दिया, दोनों साइड में मेटल लगाते हैं, उसे आर्थ्रोप्लास्टी कहा जाता है। आर्थ्रोप्लास्टी का मतलब होता है टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट, टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट, पूरे जॉइंट को रिप्लेस कर देना बेटा जी, पूरे के पूरे जॉइंट को रिप्लेस करना क्या कहलाता है, आर्थ्रोप्लास्टी कहलाता है। ये देखिएगा, इसमें देखिएगा डायग्राम ए में, ऊपर वाले जगह को काट के उसकी जगह नकली मेटल लगा दिया, नीचे वाली जगह पे नकली मेटल लगा दिया, दोनों साइड के जॉइंट के मेटल लगा दिया। इससे किस नाम से जाना जाएगा, टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट या आर्थ्रोप्लास्टी बोला जाएगा। इस वाले जॉइंट में क्या हुआ, क्या मैंने पेल्विक बोन में कोई चेंज किया क्या? नहीं सर, पेल्विक बोन तो अपनी जगह है, केवल फीमर को हटाया है। इस सर्जरी को हेमी आर्थ्रोप्लास्टी कहा जाएगा, हेमी आर्थ्रोप्लास्टी कहा जाएगा। आपने जहां आर्थ्रोप्लास्टी लिखी है बस उसके आगे हेमी लगा देना बेटा, दिस इज हेमी आर्थ्रोप्लास्टी। हेमी यानी आदि, जी हां, दोनों साइड में चेंज नहीं किया है। एक हिप जॉइंट में पेल्विक बोन तो टकाटक है, फीमर वाली साइड में हमने नकली पार्ट लगा दिया है, इसलिए इसे हेमी आर्थ्रोप्लास्टी कहा जाएगा, सब टोटल आर्थ्रोप्लास्टी कहा जाएगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं चंद्रशेखर शर्मा बेटा जी, हेमी आधा ही जॉइंट रिप्लेस किया है, आधे जॉइंट को बरकरार रखा है। इस प्रकार का सिंपल क्वेश्चन आता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यह कभी गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में आपके। आर्थ्रोप्लास्टी का मतलब टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट और आधा ही हिस्सा रिप्लेस हुआ हो तो उसे हेमी आर्थ्रोप्लास्टी या पार्शियल जॉइंट रिप्लेसमेंट कहा जाता है। चलेगा, बिल्कुल सही है पंकज जी ने, मनीषा जांगीर जी बिल्कुल बेटा जी, बिल्कुल ओके ओके कह रहे हैं, समझ में आ गया है, ठीक है चलेगा, शाबाश भैया। तो यहां पेशेंट को क्या हुआ है, पेशेंट को टोटल नी रिप्लेस कर दिया गया है, पूरे के पूरे जॉइंट को हटा दिया गया है। बिल्कुल सर, पूरे के पूरे जॉइंट को रिप्लेस कर दिया गया है। बना के बता देते हैं, ये ऐसा करके पेशेंट का लेग हुआ करता था, यहां कौन सी बोन हुआ करती थी, यहां पे पेशेंट की फीमर हुआ करती थी, ये फीमर हुआ करती थी। इधर से कौन सी आती थी सर, ये टीबिया थी सपोज कीजिएगा, और ये सपोज कीजिएगा फिबुला थी, यहां पटेला थी। आपने सबको रिप्लेस कर दिया। चलिए सबको रिप्लेस करके बता देते हैं, इस बोन को यहां से रिप्लेस किया, इन दोनों बोन्स को यहां से रिप्लेस किया और इनकी जगह दूसरा मेटल लगा दिया, ये मेटल लगा दिया, जी हां मेटल लगा दिया। अब इस जगह को अभी क्या हुई है भैया, यहां की सर्जरी हुई है तो कौन सा सिद्धांत अप्लाई होगा, राइस लगाना पड़ेगा, इस जगह को रेस्ट देना पड़ेगा, आइस लगाना पड़ेगा, कंप्रेशन करना पड़ेगा, बिल्कुल सही कहा, और एलिवेशन करना पड़ेगा। हर सर्जरी पे यह सिद्धांत अप्लाई होता है, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। लेकिन गौर से देखिएगा, अरे भैया यहां जॉइंट नकली जॉइंट लगा दिया है, मेटल लगा दिया है, अरे मेटल लगा दिया है, मेटल पे अब आइस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेस्ट देंगे ठीक बात है, कंप्रेशन करेंगे बाकी पैर का ठीक बात है, एलिवेशन करेंगे पैर का ठीक बात है, लेकिन बर्फ से क्या फर्क पड़ेगा, अरे इस स्टील पे
पे, इस मेटल पे आइस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अपने जो पढ़ा लिया तो फिर गलत होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। वी आर बेस्ट, चंद्रशेखर जी कह रहे हैं। थैंक यू भैया जी। लॉन्ग टाइम कॉन्ट्रैक्चर वाली कंडीशन में क्या होगा सर? अगर लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्चर हुआ है तो उसको फिजिकल थेरेपी देनी पड़ेगी भैया, फिजिकल थेरेपी देनी पड़ेगी, और धीरे धीरे रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवा के उस जॉइंट को वापस ठीक किया जाएगा, चलेगा। अगर कॉन्ट्रैक्चर है तो फिजिकल थेरेपी देके और लॉन्ग टाइम कॉन्ट्रैक्चर को ठीक किया जाएगा। अब देखिएगा आपका गलत क्यों है, बिल्कुल सही है, कंप्रेशन ड्रेसिंग लगाई जाएगी, बिल्कुल सही है, ताकि वीनस रिटर्न हो सके, लेकिन मेटेलिक जॉइंट पे आइस लगाने का कोई भी तुक नहीं है, इसलिए यह गलत हो गया। दूसरा देखिएगा, ऑब्टेन ए वॉकर टू मिनिमाइज वेट बियरिंग, फर्स्ट डे वेट बियरिंग नॉट अलाउड। याद रखिएगा, पहले दिन भैया भारी सर्जरी हुई है, छोटी सर्जरी नहीं है, पहले दिन वेट बियरिंग अलाउड नहीं है, नो, पहले दिन वेट बियरिंग अलाउड नहीं है ऑफिसर, हमेशा याद रखिएगा, चलेगा। नर्सिंग ऑफिसर के साथ साथ यहां पेशेंट के डायग्राम भी बना दिए जाते हैं। आसिफ हुसैन जी कह रहे बिल्कुल बेटा जी, याद रखिएगा कि कभी भी फर्स्ट डे आर्थ्रोस्कोपी के बाद चाहे हिप जॉइंट को रिप्लेसमेंट हुआ हो, चाहे नी जॉइंट का रिप्लेसमेंट हुआ हो, अगर कभी भी जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ है तो आपको उस पे फर्स्ट डे वेट बियरिंग अलाउड नहीं है। यहां किसकी मदद से लिखा है? वॉकर की मदद से। देखिएगा बेटा जी, आपको हल्के से एक डायग्राम से क्लियर कर दूं, ये बेटा जी वो डिवाइस होती है जो चलने में मदद करती है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि बताइए असिस्टिव डिवाइसेज कौन सी होती है जो वॉकिंग में हेल्प करती है, वॉकिंग में हेल्प करने वाली डिवाइसेज कौन सी होती है, तो 3 तरह की डिवाइस होती है। अरे ये जो आपको छड़ी दिखाई दे रही है, जी हां, ये जो दादाजी जैसी छड़ी दिखाई दे रही है, चलने में मदद करती है, इन्हें कहा जाता है कैन, दीज आर नॉन एज कैन। ये याद रखिएगा, अलग अलग पैटर्न की कैन्स होती है बेटा जी। दीज, ये दोनों डायग्राम किसके हैं? ये दोनों डायग्राम वॉकर के हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वॉकर, ये वॉकर के एग्जांपल हैं। और ये तीनों किसके एग्जांपल है? तो जवाब आएगा सर ये तीनों के तीनों क्रच के एग्जांपल है। 3 तरह की असिस्टिव डिवाइसेज होती है, एक होता है केन, एक होता है वॉकर और एक होता है क्रच। तीनों डायग्राम देखिएगा, जी हां, क्रच होगा, केन होगा, वॉकर्स होंगे एंड क्रच होंगे, बिल्कुल। एक्सिलरी क्रच होगा बेटा जी, इसके अलावा आपका गटर क्रच होगा, एल्बो क्रच होगा, अलग अलग क्रच होते हैं, अलग अलग केन होते हैं, अलग अलग टाइप के वॉकर्स होते हैं। तो दीज आर असिस्टिव डिवाइस। पेशेंट अगर वॉकर की मदद से चलेगा तो दोनों पैर जमीन पे टिके रहेंगे, हल्का सारा वॉकर देगा, बाकी पेशेंट के पैर जमीन पे टिके रहेंगे, इसलिए कभी भी वॉकर की मदद से उसको नहीं चलाना है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट ऑप्शन गलत क्यों हुआ? लिफ्ट द क्लाइंट टू द बेड साइड चेयर। एक पेशेंट है, देखिएगा, अगर पेशेंट एम्पुटेशन का है तो पेशेंट बेड में लेटा हुआ है, और बेड में लेटा हुआ है इसका मतलब उसके जो पैर है इसको स्ट्रेट रखना है, फ्लेक्शन पोजीशन में नहीं रखना है। पैर को कौन सी पोजीशन में रखना है बेटा जी? पैर को एक्सटेंशन पोजीशन में रखना है, और एक्सटेंशन पोजीशन में ब्लड को रिटर्न करवाने के लिए एक्सरसाइज करवाई जाती है जिसे CPM कहा जाता है, कंटिन्यूअस पैसिव मोशन एक्सरसाइज। कंटिन्यूअस पैसिव मोशन एक्सरसाइज करवाई जाती है। क्या होती है बेटा जी? अभी क्लियर कर देता हूं। कंटिन्यूअस पैसिव मोशन एक्सरसाइज करवाई जाती है, CPM एक्सरसाइज। बेटा जी यहां पे एक मशीन सेट कर दी जाती है, एक मशीन सेट कर दी जाती है, और उससे इस पैर का पैसिवली, पेशेंट खुद अपने पैर को नहीं हिलाता, ये जो मशीन है CPM मशीन है, ये पैर की एक्सरसाइज करवाती है। कैसी होती है CPM मशीन? ये देखेगा, आपके सामने डायग्राम आ जाएगा। यस, दिस इज ए CPM मशीन। ये CPM मशीन होती है बेटा जी, देखिएगा, दिस इज CPM मशीन। पेशेंट अपना पैर इस तरह यहां टिका देगा, इस ब्लैक पे पेशेंट अपने पैर को ऐसे टिका देगा, और उसके बाद जब इसका स्विच में लगा के ऑन किया जाएगा तो ये वाला हिस्सा जो होगा, ये पैर का डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, ये पैर का डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन खुद ब खुद करता है, पेशेंट को करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इसे कंटिन्यूअस पैसिव मोशन मशीन कहते हैं, CPM मशीन कहते हैं। बिल्कुल सही है, चलेगा। जॉइंट मोबिलिटी रहेगा तो वो अभी करवाना नहीं है, बिल्कुल भैया। CPM जॉइंट मोबिलिटी करेगा, लेकिन नितेश सोनी डियर, ये आपने सर्जरी कहां की है? सर हमने नी जॉइंट की सर्जरी की है, और ये कहां मोबिलिटी करवाता है? ये एंकल जॉइंट पे करवाता है। CPM एंकल जॉइंट की मोबिलिटी करवाता है। आपको नी
नी जॉइंट को नहीं हिलाना है, नी जॉइंट को नहीं हिला रहा है, ये आपके एंकल जॉइंट को हिलाता है बेटा जी, याद रखिएगा, एंकल जॉइंट की मूवमेंट करवाता है। सर सर्जरी के कितने टाइम बाद पैसिव एक्सरसाइज होगी बेटा? 0 डे के बाद स्टार्ट कर सकते हैं नीतू कुमारी, 0 डे के बाद आप पैसिव एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कौन सा जॉइंट है, यहां एंकल जॉइंट है तो सॉरी एंकल जॉइंट पे काम करता है, यहां सर्जरी नी जॉइंट की हुई थी तो आप पहले दिन से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, इससे डोर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन होगा तो वीनस रिटर्न लौट के आएगा और डीवीटी का खतरा नहीं होगा। जी हां, डीप वेन थ्रोम्बोसिस को रोकने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। चलेगा बिल्कुल। अब एक चीज हमेशा याद रखेगा कि जब भी पेशेंट बेड में लेटा है, ये मशीन लगी हुई है, पेशेंट को बेड से हटाओगे तो ये पेशेंट भारी भरकम बेड पेशेंट के पैर के साथ थोड़ी जाएगी, ये तो बेड में ही पड़ी रहेगी, ये तो बेड में ही पड़ी रहनी चाहिए। और यही तो लफड़ा हो गया। क्या कह रहा है कि पेशेंट को बेड से जब उठाओ तो लीव द कंटिन्यूअस पैसिव मोशन मशीन इन प्लेस। क्लियर है कि वहीं पे उसके पेशेंट पैर के पैरों पे ही अटैच रहने दीजिएगा, नहीं, पेशेंट के पैरों पे अटैच नहीं रहने देनी है। नीतू कुमारी जी बेटा जी फर्स्ट डे ही स्टार्ट कर दी जाती है। चलेगा, क्लियर है बेटा जी, ये मस्त है टैब कह रहे बिट्टू चौधरी जी, ये मस्त है तब ओके। तो आपको पेशेंट के पैर पे उसको प्लेस नहीं रखना है, चेयर पे आ गया है पेशेंट, लास्ट में देखिएगा पेशेंट को नी को एक्सटेंशन पोजीशन में रखना है, इसलिए नी इमोबिलाइजर चलाया जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पेशेंट के पैर को इमोबिलाइज रखना है, एक्सटेंशन पोजीशन में रखना है और एलिवेटेड रखना है। क्या होता है एक्सटेंशन, ये देखिएगा सिंपल स्प्लिंट लगा के, ये बेटा जी एक स्प्लिंट लगा दिया गया, दिस इज नी इमोबिलाइजर। इसमें क्या होती है, इसमें बेटा जी रोड्स पाई जाती है, पीछे की तरफ मेटेलिक रोड होगी, मेटेलिक रोड होगी बैक साइड में, और वो मेटेलिक रोड क्या करेगी, इस पैर को फ्लेक्स नहीं होने देगी। ऐसे कहा जाता है इमोबिलाइजर, नी इमोबिलाइजर। बिल्कुल नी इमोबिलाइजर। सर एंकल और नी बोथ लिम्ब का अफेक्टेड हो तब ये काम में नहीं लेंगे ज्योति तनन बेटा, तब ये काम में नहीं लेंगे, तब 7 दिन तक, जब तक की हीलिंग नहीं हो जाएगी आप ये काम में नहीं लेंगे। ओके डियर, चलेगा, वेरी गुड। तो होप्स हो कि आपके सामने जवाब आ गया होगा कि टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है। बस याद रखना एलिवेटेड रखना है पहली चीज, फ्लेक्शन पोजीशन में रखना है दूसरी चीज, और एंकल जॉइंट का बराबर एक्सरसाइज होना चाहिए, डीवीटी नहीं होना चाहिए, डीवीटी का खतरा बहुत ज्यादा होता है। और जब भी मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं बेटा जी, इधर देखिएगा, कोई सी भी स्कोपी की जाती है, चाहे हिप की जाए चाहे नी की जाए, कोई सी भी आर्थ्रोप्लास्टी की गई है, इसका मतलब हो सकता है कि बॉडी में मेटल इंप्लांट किया गया है। जी हाँ, और मेटल लगाया गया, इसका मतलब पेशेंट को कौन सी थेरेपी देनी है, एंटीकोएगुलेंट थेरेपी देनी ही देनी है, एंटीकोएगुलेंट थेरेपी देनी ही देनी है। अगर पेशेंट को नेजल ब्लीडिंग हो, अगर पेशेंट को नेजल ब्लीड हो, या फिर स्टूल में ब्लड है, या स्टूल में ब्लड है बेटा जी, तो पहला एक्शन क्या होगा, तुरंत डॉक्टर को नोटिफाई करना, नोटिफाई द फिजिशियन। ये नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, नोटिफाई द फिजिशियन, कि डॉक्टर को नोटिफाई करना है। जी हां, अगर ब्रश करने से गम में ब्लीडिंग हो, अगर आप मसूड़ों को रगड़ें तो गम में ब्लीडिंग हो, वो नॉर्मल फाइंडिंग होती है, डॉक्टर को बताने की जरूरत नहीं है, हमेशा समझिएगा डियर। बिल्कुल चलेगा। फ्लेक्शन या एक्सटेंशन, फ्लेक्शन में रखेंगे, सॉरी एक्सटेंशन, सॉरी एक्सटेंशन, फ्लेक्शन कहां लिख दिया भैया, एक्सटेंशन में रखेंगे, अरे एक्सटेंशन में रखेंगे, फ्लेक्शन नहीं, जल्दीबाजी में बोल गया हूंगा, एक्सटेंशन में रखा जाएगा भैया जी, फ्लेक्शन में नहीं, एक्सटेंशन में, बिल्कुल सीधा रखा जाएगा एक्सटेंशन में। चलेगा, वेरी गुड। हॉस्टल में रोज लगाते हैं पर आज पता चला कि क्या होता है एक्सटेंशन भैया, एक्सटेंशन, गलती से फ्लेक्शन आ गया होगा। थोड़ा भावनाओं को समझो आप, इधर देखिएगा, अगर आर्थ्रोप्लास्टी की जाएगी तो मेटालिक जॉइंट लगाया जाएगा, तो एंटीकोगुलेंट देने हैं। अगर ब्रश करने से गम ब्लीडिंग हो तो यह नेजल फाइंडिंग है, नॉर्मल फाइंडिंग है। लेकिन अगर नेजल ब्लीडिंग और स्टूल में ब्लड आ रहा है तो यह नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है, और डॉक्टर को क्या करना है, इंटीमेट करना है। चलेगा बेटा जी, बिल्कुल समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, ये देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। The nurse is preparing a client who had a total knee replacement. टोटल नी रिप्लेसमेंट यानी आर्थ्रोप्लास्टी हुई है, हेमी आर्थ्रोप्लास्टी नहीं हुई है, आर्थ्रोप्लास्टी हुई है। दोनों साइड के टुकड़ों को काट के और मेटेलिक प्रोस्थेटिक लगा दिया गया है, मेटेलिक जॉइंट लगा गया है।
फॉर डिस्चार्ज टू होम एंड प्रोवाइड्स द क्लाइंट विद डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन। पेशेंट की ये वाली सर्जरी हुई, मेटेलिक जॉइंट लगाया, अब डिस्चार्ज के समय उसको डिस्चार्ज एजुकेशन दी जा रही है। विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट्स ए नीड फॉर फर्दर टीचिंग, यानी और ज्यादा एजुकेशन देनी है। क्या गलत स्टेटमेंट दिया है क्लाइंट ने? फर्दर टीचिंग यानी रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है आपको। देखिएगा बेटा जी, ये वाला देखिएगा, ये जॉइंट, ये आर्थ्रोप्लास्टी आ गई और मेटालिक जॉइंट लगाया। देखिएगा दोनों साइड में, ऊपर वाली साइड में भी लगाया, नीचे वाली साइड में भी लगाया है। ये टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इस प्रकार की होती है बेटा जी। चलेगा, बिल्कुल क्लियर हो गया। आपके ऑप्शन ये रहे, फटाफट जवाब दीजिएगा। कौन सी एजुकेशन गलत है? कोई एक रॉन्ग आंसर है, बिल्कुल सही है। कोई पहचानना है इस क्वेश्चन में, सही कह रहे भैया, कोई एक रॉन्ग टीचर है। चलिएगा फटाफट बोलिएगा। आई कैन एक्सपेक्ट दैट चेंजेस इन द शेप ऑफ नी विल ओकर, कि घुटने की शेप में चेंज आएगा। मैं ये आशा कर सकता हूं कि मेरे घुटने का आकार बदल जाएगा। दूसरा कह रहा है आई नीड टू टेल एनी फ्यूचर केयर गिवर्स अबाउट द मेटल प्रोस्थेसिस। दोबारा जब भी मैं किसी कोई डॉक्टर के पास जाऊंगा एक्सरे कराने, सीटी स्कैन, एमआरआई कराने, तो बताऊंगा कि मेरी बॉडी में मेटेलिक प्रोस्थेटिक लगे हैं। ऑप्शन सी, आई नीड टू रिपोर्ट ब्लीडिंग गम्स और टेरी स्टूल। अगर मेरे स्टूल में ब्लड आएगा तो मुझे डॉक्टर को एजुकेट बताना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्या पता क्या हो। आई नीड टू रिपोर्ट फीवर। अगर मुझे फीवर आता है, रेडनेस हो जाती है और उस जगह पे इंक्रीज पेन होता है, तो भी डॉक्टर को बताना चाहिए। राइट आंसर आने दीजिएगा कि कौन सी चीज में वापस एजुकेट करना है। क्या भैया छा गए आप तो, कमेंट पढ़ना ही नहीं देते मुझे पारे ऑप्शन। कोमल जहांगीर जिंगल जी कह रहे हैं कि डी होगा सर। अगर घुटनों वुटनों में इंक्रीज पेन, पेन नहीं लिखा बेटा, वर्ड देखिएगा, इंक्रीज्ड पेन लिखा है। एक होता है पेन यानी जितना हो रहा होता है, एक होता है इंक्रीज यानी दर्द अचानक बढ़ गया है। इंक्रीज पेन का मतलब ये होता है बेटा जी। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या बात है। और गुरमीत कौर ए कह रहे हैं, सुनील माहिच ए कह रहे हैं बेटा जी, मनीषा जी हैं, सुमन विश्नोई ए के साथ में, कुंदन जी ए के साथ में, स्टीवर्ट ए, निशा लकरा जी ए, अलाउद्दीन मोंडल ए, अनुराधा राव ए, शिवा पूनम कुलारी। क्या बात है डियर, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। एंड द राइट आंसर इज ए, द राइट आंसर इज ए। बेटा जी देखिएगा कि क्या किया जाता है जब नी जॉइंट रिप्लेसमेंट किया जाता है। जी हाँ, अभी डायग्राम आपके सामने आया था, इस डायग्राम को गौर से देखिएगा कि ये अगर पेशेंट का लेग है, ये अगर पेशेंट का लेग है, सपोज कीजिए इतना थिक पेशेंट का ऐसे लेग हुआ करता था, तो उसी हिस्से को काट के सेम लगाया जाता है, यानी नो शेप चेंज। शेप में कोई भी चेंज नहीं आता है। जब भी ये प्लास्टिक सर्जरी की जाती है तो उस जॉइंट की शेप में कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि उस जगह के साथ अटैच नहीं करते हैं, उस सड़े हुए हिस्से को काट के उसकी जगह मेटल लगा दिया जाता है, तो शेप में चेंज नहीं आता। चेंज इन शेप इन्फॉर्म हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ऐसे कह रहे भैया, बिल्कुल नॉर्मली शेप में चेंज नहीं आता है। ये कंसेप्ट क्लियर करके रखिएगा। अगर शेप में चेंज आ रहा है, आई कैन एक्सपेक्ट दैट द चेंजेस इन द शेप ऑफ नी विल ओकर। नहीं भैया, शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आ जाता है तो फिर डॉक्टर को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को खबर करनी है। इसका मतलब जॉइंट जो लगाया गया नहीं, वो डिस्प्लेस हो गया है। अगर शेप में चेंज आ जाता है, नॉर्मली शेप में चेंज नहीं आना चाहिए, जैसा था वैसा का वैसा फिट हो गया है। अगर शेप में चेंज हो गया, इसका मतलब नया लगाया गया जॉइंट अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया है, तो तुरंत डॉक्टर को खबर करेंगे ये एक्सपेक्टेड फाइंडिंग नहीं है, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फाइंडिंग। चलिएगा बेटा जी, वेरी गुड सर। 25 के बाद एनक्लेस क्लास नहीं होगी क्या? कुंदन जी कह रहे हैं बिल्कुल होगी भैया, किसने नहीं कहा होगी। एक चीज तो ये समझ लीजिएगा, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है। एक तो पहले इस चीज को, कंसेप्ट को क्लियर कर दीजिएगा बेटा जी कि आप कौन सी क्लास देख रहे हैं। आप नॉरसेट वैक्सीन फर्स्ट की क्लासेस देख रहे हैं। नॉरसेट वैक्सीन फर्स्ट कितने चैनल, कितने प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है? 2 पे अवेलेबल है। एक तो जीएनए ऐप पे अवेलेबल है और दूसरा यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये कंसेप्ट समझिएगा। यूट्यूब पे कैसी क्लासेस होती है? जी हां, लाइव क्लासेस होती है यूट्यूब पे। और बेटा जी कल से ऐप पे भी हमने कर दिया है कि ऐप पे भी कैसी क्लासेज होगी, ऐप पे भी लाइव क्लासेज होगी। अब यहां देखिएगा, यहां आपको पुरानी जितनी भी क्लासेस थी, ओल्ड क्लासेस जो भी थी, वो 25 सितंबर को डिलीट हो जाएगी। यूट्यूब बेटा जी ये पेड कोर्स है यूट्यूब का।
यूट्यूब का पेड कोर्स है। यूट्यूब ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहने देता। हमारी मर्जी हो तो हम तो जिंदगी भर पड़े रहने दे। अरे बाकी क्लासेस तो पड़ी है तो ये भी पड़ी रहेगी, लेकिन यूट्यूब की ये पेंडेंसी होती है कि यूट्यूब पे जो पेड कोर्स होता है उसको यूट्यूब 1 महीने से ज्यादा, 1.5 महीने से ज्यादा नहीं होने देता। तो देखिएगा ओल्ड जितनी भी क्लासेज है वो 25 सितंबर को डिलीट होगी, और उसके बाद की जितनी भी क्लासेज होगी, उसके बाद की जो भी क्लासेज होगी, आफ्टर दैट जितनी भी क्लासेज होगी, वो हर क्लास 2 डेज तक अवेलेबल रहेगी, 2 दिन तक, 48 घंटे तक अवेलेबल रहेगी, उसके बाद डिलीट हो जाएगी। बेटा याद रखना, यानी अगर आपने 26 तारीख को क्लास देखी है तो वो 28 को डिलीट होगी। 26 को क्लास देखी है तो वो 28 को डिलीट होगी। ये किसका है? ये YouTube का बता रहा हूं। जबकि यहां लाइव क्लासेज होगी, यहां पे ओल्ड क्लासेज परमानेंट पड़ी रहेगी, यहां पे न्यू क्लासेज परमानेंट पड़ी रहेगी। कितने महीनों तक रहेगी? 6 महीने तक रहेगी बेटा जी। ये कंसेप्ट क्लियर करके चलेगा। सर 25 सितंबर को होगी ना सर? अगस्त सनी कंडेला बेटा, सितंबर नहीं अगस्त कर दीजिएगा कि सर स्क्रीनशॉट ले लिया चलेगा। मेरी वजह से कुछ भी ले ले भैया, यूट्यूब डिलीट कर रहा है, हम नहीं कर रहे। हम कर रहे होते तो यहां अगस्त की जगह आप 2020, 22, 25, 30 कर लेते। 25 अगस्त को डिलीट कर देगा यूट्यूब बेटा जी, हमारी तरफ से नहीं होगी। बिल्कुल सर, 25 तक जितनी भी क्लासेज हो रही है वो डिलीट हो जाएगी। जी हाँ, 23 तारीख तक वाली डिलीट हो जाएगी बेटा, 23 तारीख तक वाली। 24 और 25 वाली तो अवेलेबल रहेगी, 23 तारीख तक जो होगी वो डिलीट हो जाएगी। 23 तारीख तक की डिलीट हो जाएगी। 9 बजे वाली रहेगी भैया। देखिए 3 सेशन होते हैं, 4 बजे वाली, जो 4 बजे वाला सेशन है वो अवेलेबल रहेगा, 9 बजे वाला सेशन अवेलेबल रहेगा। वो पेड नहीं है यूट्यूब पे, केवल 5 बजे वाली नॉरसेट वैक्सीन पेड है, इसकी डिलीट होगी, बाकी किसी की डिलीट नहीं होगी। बिल्कुल बेटा जी चलेगा, ऐसी बात है सर। जी हां, तो जिनको रिपीटेड देखनी होती है वो बेटा जी यूट्यूब से किधर ट्रांसफर कर सकते हैं? जिनको बाद में भी क्लासेस देखनी है वो यूट्यूब से जीएनए ऐप पे जा सकते हैं। कल से वहां पे भी लाइव क्लासेस होगी, वहां डाउनलोड की जा सकती है, वहां डाउनलोड की जा सकती है, चाहे जितनी बार देख सकते हैं। एक बार डाउनलोड कर देंगे उसके बाद डाटा नहीं लगेगा। यहां डाउनलोड पॉसिबल नहीं हो पा रही है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि डाउनलोड की फैसिलिटी मिले, यहां डाउनलोड नहीं फैसिलिटी देता यूट्यूब। जबकि ऐप पे कितनी डाउनलोड करने के बाद जितनी बार चाहो देखो, 6 महीने तक देखते रहो। जबकि यहां बेटा जी 25 तारीख के बाद हर 2 दिन के बाद डिलीट होती जाएगी, चलेगा। सर टोटल नी रिप्लेसमेंट में लेग को कब तक एलिवेट करके रखते हैं? सचिन जी है ना बेटा, वही 48 आवर्स 48 घंटे तक रखेंगे। उसके बाद सर नॉरसेट वैक्सीन यूट्यूब पे नॉरसेट तक चलेगी ना? बिल्कुल चलेगी। के स्टीवर्ड बिल्कुल चलेगी भैया। जैसे ही एक बुक कंप्लीट हो जाएगी तो दूसरी बुक को लॉन्च कर दिया जाएगा, दूसरी बुक को सॉल्व करवा दिया जाएगा, चलेगा। अब देखेगा तो समझ में आ गया होगा, होप सो आपको सारा। ओके डियर, क्वेश्चन पे वापस मूव करते हैं। बच्चे ने पूछा है कि एलिवेटेड कब तक रखेंगे? 48 घंटे तक रखेंगे, 24 से 48 घंटे तक रखेंगे, बिल्कुल। नोट्स इज पावर, ज्योति जी ने तन्नन कह रहे हैं। ओके डियर, तो अब देखिएगा बेटा जी, शेप में चेंज नहीं आना चाहिए बेटा। ये कह रहा है चेंज है, इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, आप दोबारा एजुकेट करोगे। अगला देखिएगा मेटल प्रोस्थेसिस के बारे में। उसके बाद हर सर्जरी से पहले, हर टेस्ट से पहले डॉक्टर को बताओगे टेरिस टूल आ गया, इसका मतलब एंटीकोगुलेंट की ओवरडोज हो गई है, ब्लीडिंग हो रही है, ये भी डॉक्टर को बताना पड़ेगा। और अगर जॉइंट में पेन तो होगा ही होगा, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए था? फीवर नहीं होना चाहिए था। रेडनेस हो सकती है, पेन हो सकता है, लेकिन इंक्रीज पेन नहीं होना चाहिए था और फीवर नहीं होना चाहिए था। अगर फीवर आ गया है, इंक्रीज पेन हो गया है, इसका मतलब इन्फेक्शन हो गया है, डॉक्टर को खबर करनी पड़ेगी बेटा जी, याद रखिएगा, चलेगा। सर 9 बजे वाली तो पड़ी रहती है यूट्यूब पे। हाँ बेटा, वो पेड कोर्स नहीं है राजूलाल झा जी, अरे उसका यूट्यूब चार्ज नहीं करता, वो फ्री कोर्स है मेरे भाई। 5 बजे वाली का 159 रुपए यूट्यूब चार्ज करता है, कैसे समझाएं आपको? सर ऐप पर तो अलग से चार्ज लगेगा। हाँ भैया जी बिल्कुल लगेगा, चलेगा। तो जिनका रिन्यू नहीं हुआ है वो रिन्यू ना कराएं, वो ऐप पे जाके करवाएं, वो ऐप पे जाके करवाएं। यहां कितना लगेगा देखिएगा बेटा, 159 पहले मंथ का, 159 दूसरे का, 159 तीसरे का और 159 चौथे का। तो कितना हो गया? 636 और अप्रोक्स 636 रुपए। और ऐप पे सारी क्लासेस 500 रुपए के अंदर अवेलेबल होगी।
और 6 मंथ के लिए अवेलेबल होगी। चलिएगा बेटा जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोकस करते हैं उस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। सर समझ गए, पूजा टॉप करें, चलो बेटा समझ गए, अच्छी बात है। चलो किसी ने तो कहा द नर्स इज टीचिंग ए क्लाइंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल आफ्टर ए टोटल हिप प्लेसमेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आने वाला क्वेश्चन है, इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है बेटा जी? क्या कह रहे हैं कि एक नर्स है जो टीच कर रही है क्लाइंट को, जो किसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, जो उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद, यानी हिप आर्थ्रोप्लास्टी के बाद डिस्चार्ज किया जा रहा है। विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट द नीड फॉर फर्दर टीचिंग। सेम क्वेश्चन आ गया, कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, कौन सा रेंग स्टेटमेंट है। सर जी अभी पेमेंट पर 500 करना होगा बेटा जी, 500 करना होगा। इधर देखिएगा, चलेगा, क्या कह रहा है बेटा जी, देखिएगा, चलेगा। टेक्निकल टीम जवाब दे रही है बराबर आपको। आई कैन नॉट ड्राइव ए कार फॉर प्रोबेबल 6 वीक। पेशेंट कह रहा है जिसकी टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है, वो कह रहा है कि मैं कम से कम 6 महीनों तक कार नहीं चला पाऊंगा। दूसरा कह रहा है कि मैं एक बार में लगातार 4 घंटे से ज्यादा सिटिंग पोजीशन में नहीं रह सकता, 4 घंटे से ज्यादा मुझे सिटिंग पोजीशन में नहीं बैठना चाहिए। ये कह रहा है आई नीड टू वियर सपोर्ट स्टोटिंग ऑन माई अनअफेक्टेड लेग। अनअफेक्टेड लेग में जिसकी सर्जरी नहीं हुई है उस पैर में मुझे स्टोकिंग्स पहननी पड़ेगी, सपोर्ट स्टोकिंग्स पहननी पड़ेगी। और डी आई नीड टू प्लेस ए पिलो बिटवीन माई नीज। मुझे मेरे दोनों घुटनों के बीच में तकिया लगा के सोना पड़ेगा अगर मैं सोता हूं तो। जवाब क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? डी होगा सर, ए होगा सर, सी होगा, बी होगा, बी होगा, सी होगा। क्या बात है भैया, चलेगा, वेरी गुड, फटाफट जवाब दीजिएगा। बहुत सारे कह रहे हैं सर सी होगा, सी होगा, सी होगा। शाबाश भैया, जवाब देते रहिएगा, जवाब देते रहिएगा। ए होगा, बी होगा या सी होगा? सी 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 सी, क्या बात है, चलेगा, डी होगा। नितेश जी कह रहे हैं कि डी होगा। डी बोले तो कि दोनों पैरों के बीच में पिल्लो लगा के रखना है। भैया डी तो हो ही नहीं सकता, डी को तो कोई कर ही नहीं सकता। तैयार हो जाइए, ये लीजिए, वजीर लग गया। एंड द राइट आंसर इज बी। बी राइट आंसर है, बी गलत चीज है बेटा जी। ये क्या कह रहा है कि कितने घंटे से ज्यादा, 4 घंटे से ज्यादा नहीं बैठना है, यानी कम से कम कितने घंटे बैठने की बात कर रहा है, 4 घंटे नहीं बैठना है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे चेयर पे बैठना होता है, दैट्स इट। 1 घंटे से ज्यादा नहीं बैठना है। ये कह रहा है कि मुझे 4 घंटे तक बैठे रहना है। क्लियर है बेटा जी? इधर देखिएगा कि गलत क्यों हुआ, इधर देखिएगा बेटा जी, हम कौन सी सर्जरी की बात कर रहे हैं सर? हिप आर्थ्रोप्लास्टी की बात की जा रही है। हिप आर्थ्रोप्लास्टी यानी हिप जॉइंट के टोटल रिप्लेसमेंट की। जी हां, हिप जॉइंट को टोटली रिप्लेस कर दिया गया है। तो एक चीज तो याद रखेगा कि हिप जॉइंट के बाद में सबसे बेहतरीन जो ध्यान रखना होता है वो पोजीशन का रखना होता है। क्यों? हिप जॉइंट के बाद पोजीशन सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। क्यों? क्योंकि हिप डिसलोकेशन की बहुत बड़ी संभावना होती है। नकली जॉइंट लगा दिया है, अब नकली जॉइंट के डिसलोकेट होने की सबसे बड़ी रिस्क रहती है। यहां बिल्कुल याद रखेगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क आफ्टर हिप आर्थ्रोप्लास्टी इज हिप डिसलोकेशन। जिस जॉइंट में लगाया गया, बिल्कुल बेटा जी, बिल्कुल बताऊंगा क्यों करेंगे, तनु जी वो भी आएगा, बट सी क्यों होगा बिल्कुल बता रहे निशा जी। देखिएगा, जब भी हिप आर्थ्रोप्लास्टी की जाएगी पेशेंट की खास पोजीशन देनी होती है, अदरवाइज हिप डिसलोकेट हो जाएगा। और पोजीशन क्या देनी होती है? पेशेंट को लेटरल पोजीशन देनी होती है। याद रखेगा, पेशेंट को लेटरल पोजीशन देनी होगी और दोनों नीज के बीच में पिलो रखना होगा। पिलो बिटवीन नीज, दोनों लेग्स के बीच में, दोनों घुटनों के बीच में क्या रखना होगा? पिल्लोज रखने पड़ेंगे। क्यों रखने पड़ेंगे? देखिएगा, अगर पैर, सपोज कीजिएगा बेटा, अगर आपके पैर की बात की जाए तो ये जो पैर होता है ये बॉडी के पास आता है, इसे कहते हैं अब एडक्शन। अगर ये बात की जाए, ये पेशेंट है, ये पेशेंट है, ये पेशेंट के लेग है बेटा जी। अगर पेशेंट के लेग, जी हां, अगर पेशेंट के लेग बॉडी के पास आते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे अडक्शन कहा जाता है, उसे अडक्शन कहा जाता है। और अगर ये बॉडी से दूर जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे अबडक्शन कहा जाता है। ऐड करना, ये देखिएगा, ऐड किया जा रहा है, बॉडी के ऐड किया जा रहा है इसलिए एडक्ट होगा, और अगुआ किया जा रहा है, किडनैप किया जा रहा है इसलिए अबडक्शन होगा।
अबडक्शन यानी दूर ले जाना, अडक्शन यानी पास ले जाना। बेटा जी देखिएगा, हिप डिसलोकेट कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी वजह से हो सकता है? एडक्शन की वजह से। अगर आप किसी जॉइंट को हद से ज्यादा एडक्ट करोगे, हद से ज्यादा पास में लाओगे, तो याद रखना क्या हो जाएगा? हद से ज्यादा पास में लाने से पेशेंट का जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है। तो एडक्शन में नहीं लाने देना है। कैसी पोजीशन मेंटेन करनी है? एबडक्शन पोजीशन मेंटेन करनी है। और एडक्शन कब रहेगा? जब आप दोनों पैरों के बीच में क्या लगा दोगे? लेटरली लेटा के पिल्लो लगा दिया जाएगा। लेटरल लेटा के पिल्लो लगा दिया जाएगा। पिल्लो लगाने से एबडक्शन मेंटेन रहेगा और हिप डिसलोकेट नहीं होगा। बिल्कुल एबडक्शन की पोजीशन रखनी है, एडक्शन की पोजीशन नहीं रखनी है। एडक्शन को रोकने के लिए पिल्लो लगाते हैं, एबडक्शन बनाने के लिए पिल्लो लगाते हैं, हिप डिसलोकेशन को रोकने के लिए पिल्लो लगाते हैं। और आजकल तो बेटा जी याद रखेगा, एबडक्शन डिवाइसेज आ गई है। एबडक्शन डिवाइसेज आ गई है, पिल्लो की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो पेशेंट के पैरों में लगा देती जाती है, तो वो खुद ब खुद पेशेंट के पैरों को एबडक्शन पोजीशन मेंटेन करती है। एबडक्शन डिवाइसेज आ गई है। अब गौर से देखिएगा बेटा जी, एक चीज याद रखेगा, अगर जॉइंट रिप्लेस किया गया है, जी हां, अगर ये पेशेंट के दो जॉइंट थे, ये एक लेग, वन लेग होगा पेशेंट का, सपोज कीजिएगा ये पहला लेग है और ये कौन सा लेग है? ये लेग नंबर 2 है। ये अफेक्टेड था जिसके जॉइंट को रिप्लेस किया गया था। यस, दिस इज अफेक्टेड। और ये कौन सा है? अनअफेक्टेड। बेटा जी याद रखेगा, जब भी हिप जॉइंट को ट्रांसप्लांट किया है, अगर आपने हिप जॉइंट को रिप्लेस किया है, तो लंबे समय तक इमोबिलाइज करना पड़ेगा। लंबे समय तक पेशेंट को क्या रखना पड़ेगा? इमोबिलाइजेशन करना पड़ेगा, लॉन्ग इमोबिलाइजेशन करना पड़ेगा। तो क्या होने का खतरा होता है ऐसे केस में? सर डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। लंबे समय तक पेशेंट एक ही पोजीशन में पड़ा रहेगा तो वीनस स्टेसिस हो जाएगा। ब्लड एक ही जगह ठहरा पड़ा रहेगा, वीनस स्टेसिस हो जाएगा। हिप जॉइंट की सर्जरी के बाद लॉन्ग इमोबिलाइजेशन, वीनस स्टेसिस, और उसकी वजह से डीवीटी हो जाएगा। उसको रोकने के लिए दोनों पैरों में कुछ ना कुछ किया जाएगा। जी हां, दोनों पैरों में कुछ ना कुछ किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पहला याद रखेगा, चलेगा, ज्यादा पास में आने से भी दूरी बनती है। बिल्कुल सही कह रही है रीट शर्मा जी कि ज्यादा पास आ जाते हैं कुछ लोग तो भी दूरियां बन जाती है, हिप जॉइंट डिस्प्लेस हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे बेटा जी रीट साहब, क्या बात है। तो देखिएगा, पेशेंट का अफेक्टेड जो लेग होता है उसमें कंप्रेशन ड्रेसिंग नहीं लगाते इनिशियल स्टेज में, उसमें तो बेटा जी बैंडेज लगाते हैं, सॉरी स्टॉकिंग्स नहीं पहनाते, उसमें कंप्रेशन बैंडेज पहनाते हैं, जिसे एस बैंडेज कहा जाता है। जो नॉर्मल कंप्रेशन बैंडेज होती है जिसे एस बैंडेज कहा जाता है। नॉर्मल कंप्रेशन बैंडेज लगाते हैं बेटा जी, कंप्रेशन बैंडेज काम में ली जाती है, एस बैंडेज काम में ली जाती है। जबकि इसमें स्टॉकिंग्स, अरे स्टॉकिंग्स ठेठ ऊपर तक जाएंगे बेटा जी, स्टॉकिंग्स ठेठ ऊपर तक जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। इसमें स्टॉकिंग्स अभी फिजिबल नहीं है पेशेंट में, जब तक ये पूरी तरह हील अप ना हो जाए तब तक उसमें स्टॉकिंग्स नहीं पहनाना है। उसमें केवल बैंडेज लपेटनी है ताकि उसको चढ़ाने में और उतारने में, पेशेंट के लपेटने और उतारने में बहुत ज्यादा हिप जॉइंट का मूवमेंट ना हो, इससे हिप जॉइंट का मूवमेंट हो सकता है। इसलिए स्टॉकिंग्स कौन से पैर में पहनानी है? स्टॉकिंग्स तो अनअफेक्टेड में। अरे भैया ये भी तो नहीं हिल रहा और ये नहीं हिलेगा तो इसका ब्लड भी तो ऊपर नहीं जाएगा, इसमें भी तो वीनोस्टेसिस हो जाएगा। दोनों में वीनोस्टेसिस हो सकता है। एक में रोकने के लिए एस बैंडेज लगाई जाएगी अफेक्टेड में, और अनअफेक्टेड में स्टॉकिंग्स पहनाई जाएगी। होप सो कि क्लियर हो गया होगा। चलेगा, बिल्कुल पूरी क्लासेज अवेलेबल होगी। रिसपाल सिंह जी गुज्जर मकराना, बिल्कुल बेटा जी पहले दिन से क्लासेज अवेलेबल रहेगी और पूरी 6 महीने तक अवेलेबल रहेगी। ओके डियर, चलेगा, होप सो समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिएगा पेशेंट क्या कह रहा है। पेशेंट कह रहा है कि आई कैन नॉट ड्राइव। बिल्कुल सही है, याद कर लीजिएगा, 6 महीने तक उसको अपनी कार ड्राइव नहीं करनी है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात है। क्या बात है, बिल्कुल अच्छी बात कह रहा है। पेशेंट कह रहा है कि मैं 4 घंटे तक सिटिंग पोजीशन में, बावड़ा हो गया क्या? अरे नॉट मोर देन 1 आवर, 1 घंटे से कम तक की सिटिंग पोजीशन में बैठ सकता है। पेशेंट कह रहा है कि स्टॉकिंग पहनूंगा अनअफेक्टेड में। बिल्कुल सही कह रहा है, अफेक्टेड में एस बैंडेज होगी, अनअफेक्टेड में स्टॉकिंग होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया जी, चलेगा, वेरी गुड। बिल्कुल मिल जाएगी अर्चो असवाल, बिल्कुल मिल जाएगी। नेक्स्ट मंथ ज्वाइन करेंगे तो भी। आई नीड टू प्लेस ए पिलो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। राइट आंसर जिसपे दोबारा एजुकेशन देने की जरूरत है वो कौन सा होगा? वो 2 होगा। वीक है सर, बिल्कुल वीक है। 6 वीक, बिल्कुल सही का भैया, 6 वीक तक, 1.5 महीने तक, 1.5 मंथ, 1.5 महीने तक उसको कार नहीं चलानी है। ओके डियर, चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, हियर वी गो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलेगा, आर्थराइटिस का क्वेश्चन है। शाबाश भैया जी, आर्थराइटिस का क्वेश्चन आ गया है, फटाफट जवाब दीजिएगा।
जवाब दीजिएगा। आर्थराइटिस का क्वेश्चन है। द नर्स इज असाइंड टू केयर फॉर ए चाइल्ड विद जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस का क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लाइंट्स प्रायोरिटी प्रॉब्लम। इस पेशेंट की सबसे प्रायोरिटी प्रॉब्लम बताइएगा, ऐसी प्रॉब्लम जिसे आप सबसे पहले ठीक करना चाहेंगे, वो प्रॉब्लम बताइएगा। देखिएगा आप क्वेश्चन के ऑप्शंस देके, उससे पहले मैं आपके सामने हल्की सी चीज शेयर कर दूं बेटा जी। एक चीज होती है आर्थराइटिस, the first thing is arthritis and the second thing is myelitis। एक होती है माइलाइटिस, एक होती है बेटा जी माइलाइटिस। इधर देखिएगा, सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर कर देता हूं, एक ही झंझट में खत्म हो जाएगी। एक होती है मेटाबॉलिक बोन डिजीज, मेटाबॉलिक बोन डिजीज। तीन प्रकार की प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे आप जब भी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे। एक मेटाबॉलिक बोन डिजीज पढ़ेंगे, एक माइलाइटिस पढ़ेंगे और एक आर्थराइटिस पढ़ेंगे। कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं, बहुत जोर से सुनिएगा कंसेप्ट को। मेटाबॉलिक बोन डिजीज यानी बोन की मेटाबॉलिज्म है। इसका मतलब किसकी मेटाबॉलिज्म है? जी हां, कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म से, फॉस्फेट की मेटाबॉलिज्म से, विटामिन डी की मेटाबॉलिज्म से। अगर कैल्शियम, फॉस्फेट या विटामिन डी की मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाती है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है, देखिएगा सबसे पहली जो प्रॉब्लम होगी उसे कहा जाएगा ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया कहा जाएगा। दूसरी जो प्रॉब्लम होगी उसे क्या कहा जाएगा? उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाएगा। और तीसरी को कहा जाएगा ऑस्टियोपेट्रोसिस। ऑस्टियोपेट्रोसिस कहा जाएगा। क्लियर है बेटा जी? ऑस्टियोमेलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपेट्रोसिस। क्लियर है? बिल्कुल चलेगा, क्या बात है। ये तीनों कौन सी प्रॉब्लम कहलाती है? ये मेटाबॉलिक बोन डिजीज होती है। एक ही कंसेप्ट में क्लियर हो जाएगा क्या होती है। इधर देखेगा, कैल्शिफिकेशन नहीं होगा, जी हां, डिक्रीज्ड मिनरलाइजेशन, कैल्शियम कम जमावड़ा होगा। अगर मिनरलाइजेशन कम हो, कैल्शियम कम जमे, तो बोन सॉफ्ट की सॉफ्ट रह जाएगी, उसे ऑस्टियोमेलेशिया कहते हैं। कैल्शियम तो पूरा जम गया लेकिन डीमिनरलाइजेशन बढ़ गया है, इंक्रीज्ड डीमिनरलाइजेशन। कंसेप्ट को याद कीजिएगा बेटा जी। अगर कैल्शियम तो जम गया, उसके बाद वापिस भी तो निकलता रहता है। जी हां, बोन में कैल्शियम जमता रहता है, निकलता रहता है, नई बोन बनती रहती है, पुरानी बोन हटती रहती है। अगर नई बोन बनते समय कैल्शियम नहीं जमा तो बोन सॉफ्ट रह जाएगी, यानी डिक्रीज मिनरलाइजेशन से ऑस्टियोमेलेशिया होगा। अगर नई बोन बन गई है, उसके बाद पुरानी बोन ज्यादा स्पीड से हट गई है, तो सारा माल मसाला चला जाएगा, बोन में छेद ही छेद हो जाएंगे। इंक्रीज्ड डीमिनरलाइजेशन से क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस होगा। और अगर क्वेश्चन आता है इंक्रीज्ड मिनरलाइजेशन से, अरे हद से ज्यादा बोन में मिनरल जम गया है, बोन हद से ज्यादा हार्ड हो गई है, इसमें बोन सॉफ्ट होती है। कैसी बोन हो जाती है? सॉफ्ट हो जाती है। इसमें बोन हद से ज्यादा हार्ड हो जाती है और बहुत जल्दी टूट जाती है, ब्रिटल हो जाती है। हद से ज्यादा हार्ड बोन हो जाना ऑस्टियोपेट्रोसिस, बोन सॉफ्ट हो जाना मेलेशिया, और बोन में से कैल्शियम का धड़ाधड़ निकल के बोन में छेद हो जाना ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। चलेगा, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। एग्जामिनर पूछेगा इंक्रीज मिनरलाइजेशन से ऑस्टियोपेट्रोसिस, डिक्रीज मिनरलाइजेशन से ऑस्टियोमेलेशिया, इंक्रीज डीमिनरलाइजेशन से ऑस्टियोपोरोसिस। ये तीनों कंडीशन मेटाबॉलिक बोन डिजीज कहलाती है बेटा जी। अगर बोन में इंफेक्शन हो जाए, इंफ्लामेशन हो जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे ओस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। जी हां, ओस्टियोमाइलाइटिस का मतलब होगा बोन में इंफेक्शन होना, बोन में इंफ्लामेशन होना। नो जॉइंट पेन, इधर याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में जॉइंट पेन, जॉइंट में पेन नहीं होता, ये कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। कहां पेन होता है? बोन पेन होता है बेटा जी। बोन में प्रॉब्लम है, जॉइंट में प्रॉब्लम नहीं है। बोन में प्रॉब्लम है, जॉइंट में प्रॉब्लम नहीं है। ये कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा बेटा जी कि बोन में प्रॉब्लम है, जॉइंट में नहीं है। ऑस्टियोमाइलाइटिस जॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होती है, बोन में प्रॉब्लम होती है। बोन पेन क्या कहलाएगा बेटा जी? बोन पेन कहलाएगा ऑस्टियोमाइलाइटिस। जॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर जॉइंट में प्रॉब्लम होती है तो उसे आर्थराइटिस कहा जाता है। तीन टाइप का होगा। एक होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो उम्र के हिसाब से घुटनों में अगैरह वगैरह होने वाला दर्द होता है, एक रूमेटॉइड फैक्टर से, उसे कहा जाता है रूमेटिक आर्थराइटिस, दैट इज नोन एज रूमेटिक आर्थराइटिस। और एक होगा जो प्यूरिक एसिड वगैरह, यूरिक एसिड के जमने से होगा, उसे कहा जाएगा गाउट। तो गाउट हो गया, रूमेटिक आर्थराइटिस हो गया और ओस्टियोआर्थराइटिस हो गया। ये जो ओस्टियोपेट्रोसिस है बेटा जी, इसी से मिलती जुलती बीमारी को क्या कहा जाता है? पगेट्स डिजीज कहा जाता है। यस,
दैट इज आल्सो नोन एज पगेट्स डिजीज बोला जाता है। एबनॉर्मल डिमिनरलाइजेशन एंड मिनरलाइजेशन, चौथी प्रॉब्लम पगेट्स डिजीज होगी। ये चार्ट नोट कर लीजिएगा। सर सर्कस वालों में ऑस्टियोमेलेशिया होता है क्या? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बाद में प्रैक्टिस से उनकी बोन फ्लेक्सिबल नहीं होती, जॉइंट फ्लेक्सिबल होते हैं। बोन तो एज इट इज मजबूत होती है, नहीं तो टूट जाएंगे। थिन फ्रेजाइल बोन ऑस्टियोपोरोसिस, इस चार्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें प्रॉब्लम होती है कि साली प्रॉब्लम है कहां, तो ये चार्ट क्लियर करेगा। कैल्शियम नहीं जमना मिनरलाइजेशन, कैल्शियम ज्यादा जम जाना ऑस्टियोपेट्रोसिस, कैल्शियम ज्यादा बाहर आ जाना ऑस्टियोपोरोसिस, बोन में इंफेक्शन होना, जॉइंट में पेन नहीं होगा, बोन में पेन होगा, हड्डियों में दर्द होगा, उसे ऑस्टियोमाइलाइटिस कहा जाएगा। जॉइंट में पेन होगा, जी हां, आर्थराइटिस का मतलब प्रॉब्लम जॉइंट में है। इन सब बीमारियों में जॉइंट में पेन होगा, चाहे कोई सी भी आर्थराइटिस हो। ओके डियर, चलेगा, होप सो क्लियर हो गया होगा। जी हां सर। अब देखिएगा बेटा जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में क्या आपके पास में आया है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, जुवेनाइल। अरे जुवेनाइल का मतलब होता है बेटा जी बचपन से, चाइल्डहुड से। जी हां, छोटे ही समय से चाइल्डहुड में होने वाली प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, जुवेनाइल कहते हैं। इडियोपैथिक यानी जिसका कोई कोज ही नहीं पता, अननोन कोज। छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनके जॉइंट में इंफ्लामेशन हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाती है। क्यों हो जाती है पता ही नहीं रहता, इसे कहा जाता है जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। जिया, जिया का मतलब बचपन में घुटनों में होने वाली। सर मम्मी के नी में प्रॉब्लम है, कौन सी आर्थराइटिस होगी? राजूलाल झा जी बेटा जी, 3 प्रॉब्लम हो सकती है उनको। गाउट हो सकता है, रोमेटोड आर्थराइटिस हो सकती है, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो सकती है। ये आप सिम्टम्स देख के बता देते हैं। सर आपके कंसेप्ट हिलाकर रख देते हैं, क्या नोट करे क्या छोड़े। कुंदन जी कह रहे कोई तकलीफ नहीं है भैया। ओके डियर, चलेगा, सारा बैकवर्ड करके सारा लिख देना भैया, जो भी नजर आ रहा है, सारी काम की चीजें बताई जा रही है भैया। अब देखिएगा प्रायोरिटी प्रॉब्लम क्या होगी, आपके सामने ये रहे ऑप्शंस। सबसे पहला, बच्चे को पता नहीं क्यों आर्थराइटिस होगी। प्रॉब्लम कह रहा है कि बच्चे के घुटनों में बहुत तेज दर्द होगा, एक्यूट पेन होगा। ऑप्शन है, ठीक है भैया, ये भी होगा, सही है। पोटेंशियल डिफिकल्टी विथ एवरीडे टास्क, पेशेंट अपने रोजमर्रा के काम करेगा तो उसको उसमें तकलीफ होगी, बिल्कुल सही है, तकलीफ होगी। ये भी होगा, बिल्कुल होगा भैया, ये भी होगा, ये भी होगा। तीसरा, इंपेयर्ड मोबिलिटी कोजिंग पोटेंशियल इंजरी, पेशेंट की मोबिलिटी इंपेयर्ड हो जाएगी, बेड पे ही पड़ा रहेगा तो उसकी वजह से बेड सोर वगैरह वगैरह बहुत सारी इंजरी हो सकती है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, सी भी सही है। और ऑप्शन डी, नेगेटिव व्यू ऑफ बॉडी बिकॉज ऑफ एक्टिविटी इंटॉलरेंस, पेशेंट को एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा तो उसकी वजह से वो खुद की बॉडी के लिए नेगेटिव परसेप्शन पैदा करेगा। बिल्कुल सही है, चारों चीज सही है। लेकिन इनमें से सबसे बड़ी प्रायोरिटी किसे दी जाएगी, सबसे बड़ी प्रायोरिटी किस दी जाएगी? अरे भैया एक्टिविटी इंटॉलरेंस क्यों होगा, काम क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि सर घुटनों में दर्द हो रहा है। ओके डियर, पेशेंट की इंपेयर्ड मोबिलिटी क्यों होगी, बेड पे ही क्यों पड़ा रहेगा? क्योंकि सर पेशेंट को पेन है इसलिए बिस्तर में पड़ा रहेगा। ओके, वो रोजमर्रा के काम क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि सर उसके जॉइंट में पेन हो रहा है। अरे हर प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही है, पेन की वजह से हो रही है। तो सबसे पहले किसका निपटारा करेंगे, पेन का निपटारा करेंगे। बिल्कुल सही जा रहे भैया, द राइट आंसर इज ए राइट आंसर होगा। तनु जी ने बेटा जी ए होगा, राजेश यादव जी ए आंसर होगा, के स्टीवर्ड बेटा ए होगा। गौर से समझिएगा, अगर आप देखें तो हर प्रॉब्लम का कारण क्या है, पेन है। पेशेंट एक्टिविटी नहीं कर पा रहा इसलिए वो नेगेटिव हो रहा है। पेशेंट को इस बेड सोर वगैरह का खतरा क्यों है? क्योंकि वो मोबिलिटी नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि पेन हो रहा है। और पेशेंट रोजमर्रा के काम क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि पेन हो रहा है। जब इन सब का कोज क्या है बेटा जी, इन सब का कारण पेन है, तो सबसे पहले किसका बजट बुला दो, पेन का ही बजट बुला दो। जब भी आपसे आर्थराइटिस का क्वेश्चन आए, जब भी जॉइंट की प्रॉब्लम का क्वेश्चन आए, मोबिलिटी वगैरह वगैरह ये सब पेन की वजह से अब अल्टर हो जाती है, इसलिए पेन इज द राइट आंसर। जी हां, राइट आंसर ए होगा। जब भी आर्थराइटिस का क्वेश्चन आए, पेन को सबसे पहले ठीक करना है, पेन को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। ओके डियर, चलेगा, क्या बात है, वेरी गुड। ओके डियर, बाकी आज के सेशन में इतना ही चलेगा, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में।
आज के लिए इतना ही बेटा जी, बाकी कल के सेशन में करेंगे। आज थोड़ा हेल्थ कह रही है कि थोड़ा डगमग डगमग हो रही है, चलिएगा, थोड़ा सा हेडेक है, लेकिन कोई तकलीफ नहीं, फिर भी हमारा सेशन हो गया बहुत अच्छा। कल पूरा मस्कुलो हो जाएगा, इसके साथ ही नया सिस्टम, हिमेटोलॉजी सिस्टम भी स्टार्ट कर देंगे। पहले से पढ़ गए हैं तो बेहतर होगा। कल मस्कुलो होने के बाद हिमेटोलॉजी का पोस्टमार्टम किया जाएगा, तो वापिस, और रात को 9 बजे ओबीसी के दंगल में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आने दीजिए भैया। गाउट भी मेटाबॉलिक है, बिल्कुल है भैया, लेकिन मेटाबॉलिक जॉइंट डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर नहीं है। बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा, चलो जाते जाते उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा दे भैया। कोई भी क्वेरी बचनी नहीं चाहिए, किसी भी बच्चे के दिमाग में कोई भी क्वेरी बचनी नहीं चाहिए। बच्चे ने कहा कि सर जॉइंट भी तो वो प्रॉब्लम है भैया, वो जो है मेटाबॉलिक बोन डिजीज है। ये मेटाबॉलिक बोन डिजीज बताइए बेटा जी, मेटाबॉलिक बोन डिजीज बताइए, मेटाबॉलिक जॉइंट नहीं बताया। ये मेटाबॉलिक जॉइंट प्रॉब्लम है जिससे इन्फ्लामेशन हो जाता है, ये जॉइंट प्रॉब्लम है, बोन प्रॉब्लम नहीं है। होप सो सभी को क्लियर हो गया था। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।